Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel C for Chemistry. In this particular lecture, we will discuss the atomic nucleus and the radioactivity phenomena. तो मेन हम जो आउटलाइंस देखें जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर फर्दर हम देखेंगे कंपोजिशन को, न्यूक्लियर फोर्स को, साइज को और बाइंडिंग एनर्जी को। सेकंड जो हमारी आउटलाइन है दैट इज द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंदर फर्दर हम डिस्कस करेंगे उसकी डिस्कवरी को, उसकी डेफिनेशन को। फिर देन हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव डिके को, और रेडियो एक्टिव डिके के अंदर फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके को, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, और उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी की जो टाइप्स होती हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो सबसे पहले अगर हम एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करें तो जनरली हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये जो एटम है, एटम का सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है न्यूक्लियस जोन है। और न्यूक्लियस के अंदर जो से होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल हमें पता है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं शेल्स के अंदर। ठीक है, तो और जबकि जो से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एज अ होल हम उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते होते हैं। ठीक है, तो अब जो न्यूक्लियस है इट इज लोकेटेड इन द कोर ऑफ द न्यूक्लियस एंड इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर तो जो सेंटर है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और बाकी ये जोन सा हमारे पास ये जोन सा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसने इसको क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस को। उसके अलावा अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, तो जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ एक्चुअली द डेंस, ये डेंस होता है, कम्पैक्ट होता है। और उसके अलावा इसका जो साइज है तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम कंपोजिशन की बात करें, अर्लियर मैंने बताया कि इसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर जो सी होती है एक फोर्स होती है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते होते हैं। अब बेसिकली हमें पता है कि जब ऑपोजिट चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके दरमियान रिपल्शन पाई जाती है। अब न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। लेकिन जो उनसे प्रोटॉन्स होते हैं, हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब काफ़ी ज़्यादा प्रोटॉन्स जो से होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो ये तो रिपल्शन काज करेंगे। ठीक है, तो ये तो न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर एक खास फोर्स होती है जो कि इन प्रोटॉन्स की जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है उसको ओवरकम कर देती होती है। ठीक है, तो ये जो सी फोर्स ऑफ होती है जो कि ओवरकम करती है फोर्स ऑफ रिपल्शन को, तो इस फोर्स को हम बोलते होते हैं दैट इज एक्चुअली द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके अलावा ये जो सी न्यूक्लियर फोर्स होती है इसका काम ही मेन ये होता है कि ये जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड किए रखती है विद इन द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स ना होती तो न्यूक्लियस जो सा है उसका सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता, और जो न्यूक्लियस है वो फौरी तौर पर डिसइंटीग्रेट हो जाता। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की और बात करें तो ये जो सी फोर्सेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर साइज। तो न्यूक्लियर साइज को अगर हम देखें पहले, तो न्यूक्लियस का अगर हम साइज की बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो हर एटम में वेरी करता है। अगर हम एवरेज बात करें तो जो एवरेज होता है रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का डैट इज, अगर हम कंपेयर करें एक तो न्यूक्लियस का रेडियस और दूसरा पूरे एटम का रेडियस है, तो जो पूरे एटम का रेडियस होता है, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो उससे 10,000 टाइम्स क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10,000 टाइम्स स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू द टोटल रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हम किसे बोलते होते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें, बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है कि न्यूक्लियस के अंदर, अब जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अगर एज अ होल बोल रहे हैं तो उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते होते हैं। ठीक है,
अगर हम ऊपर डायग्राम में देखें तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये बाइंडिंग एनर्जी है, और आगे ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं ये सारे सेपरेट हो गए हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस को रिक्वायर्ड होती है कि उसके जो से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियॉन्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम नाम देते होते हैं बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है। और ये जो सी बाइंडिंग एनर्जी होती है ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को भी डिटरमाइन करती है, और ये बाइंडिंग एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इट मीन्स कि किसी न्यूक्लियस की जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, नंबर 2 पे है रेडियो एक्टिविटी। इसके अंदर हम इसके डिस्कवरी और डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जनरली बात करें तो रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है इसको सबसे पहले इसको जो स्टडी किया था या डिस्कवर किया था वो किया था हेनरी बैकवेल ने 1896 के अंदर। इसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। ही वाज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द यूरेनियम, और उसने ऑब्जर्व किया था कि जो यूरेनियम है इससे जो सी हैं रेडिएशन एमिट हो रही हैं जस्ट लाइक, और वो जो रेडिएशन हैं वो बिल्कुल एक्स रेज की तरह हैं। उसके बाद अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम किन्हें बोलते होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं स्पॉन्टेनियसली विदाउट ऑब्जर्विंग एनर्जी, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स यानी कि जिनके अंदर रेडिएशंस की एमिशन होती है, और उन एलिमेंट्स को हम बोलते होते हैं रेडियो एक्टिव। मोस्टली वो एलिमेंट्स होता है जिनका एटॉमिक नंबर 83 से अबव होता है, ठीक है। तो उसके अलावा अब ये जो फिनोमिना होता है इस फिनोमिना को हम बोलते होते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना है ये स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। इरिवर्सिबल मीन्स के जब एक दफ़ा रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होगा तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होता है। और इसके अलावा ये सेल्फ डिसइंटीग्रेटिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि न्यूक्लियस जोन्स होता है रेडिएशन को एमिट करता है, ठीक है, अपने साइज को कम करता है और वो अपने आप को स्टेबल होने की करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे है जी रेडियो एक्टिविटी डिके। इसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी डिके और इसके टाइप्स को देखेंगे। अच्छा जी, टोटल जो उनसे रेडियो एक्टिव डिके की टाइप्स की बात करें तो ये 5 तरह की होती है। अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है, उसके अलावा गैमा रेडिएशन होती है, गैमा की एमिशन होती है, और नंबर 4 पे जो सा है पॉजिट्रॉन की एमिशन होती है, और नंबर 5 पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर एमिशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सा जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एक्चुअली द अल्फा एमिशन। अब जो सी अल्फा एमिशन है, अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स जो से होते हैं इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और इनकी जो सी आयोनाइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इवन कि ये किसी भी गैस के अंदर इंटेंस आयोनाइजेशन काज करते होते हैं, ठीक है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल जो से होते हैं उसको अंदर आयोनाइजेशन करते हैं और उसको आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देते होते हैं, ठीक है। और जो अल्फा एमिशन है इट इज़ एक्चुअली ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जो हीलियम न्यूक्लियाई वी नो डैट हीलियम के अंदर उसका जो मास नंबर होता है वो एक्चुअली 4 होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई के इक्वल होते हैं। और अल्फा एमिशन जोन सी है इट इज़ द टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके दैट अकर्स व्हेन न्यूक्लियस एटम एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा एमिशन हम तब बोलेंगे जब जोन सा एटॉमिक न्यूक्लियस होगा वो एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल को। तो नीचे हम देख सकते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है। तो इस एग्जांपल का अगर हम देखें तो जो यूरेनियम है डेट इज़ 238, और यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है। तो ये जब हीलियम को स्प्लिट कर रहा है तो ये कन्वर्ट हो रहा है थोरियम 234 के अंदर और साथ हीलियम के अंदर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अल्फा एमिशन होती है तो उसका जो सा एटॉमिक नंबर होता है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, और उसका जो मास नंबर होता है वो 4 यूनिट्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम यूरेनियम से थोरियम में कन्वर्ट हुआ है ना तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो सा होता है वो 92 होता है, जबकि जो थोरियम का वो 90 होता है, यानी कि 2 का डिफरेंस आएगा। अब जो यूरेनियम है इसका मास नंबर 238 है, लेकिन जो थोरियम है इसका मास नंबर 234 हो गया है। तो ये 4 का डिफरेंस इसमें आया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जी बीटा एमिशन। बीटा एमिशन की अगर हम बात करें तो जो बीटा एमिशन है, बीटा पार्टिकल्स जोन से होते हैं इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, और ये पेनिट्रेट कर सकते हैं फ्यू ऑफ मेटल्स तक, फ्यू मिलीमीटर तक। और उसके अलावा इसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें तो जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर बीटा डिके या बीटा की एमिशन होती है, बीटा एमिशन बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन को हम बीटा एमिशन बोलते होते हैं, ठीक है। तो जब बीटा की एमिशन होती है तो इसके अंदर जनरली होता क्या है कि जो मैस नंबर होता है इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो वन, उसके अंदर वन का क्या आता है, इंक्रीज होता है। नीचे हम अगर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल जोन से कार्बन 14 है, ठीक है। अब कार्बन जोन सी 14 है, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर जोन सा है वो 6 है। आगे ये नाइट्रोजन के कन्वर्ट हो गए, जबकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। और अगर हम देखें तो मैस नंबर जोन सा, ठीक है, जोन सा मैस नंबर है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो दोनों का सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर वन का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जोन सी है वो इलेक्ट्रॉन की एमिशन हुई है, और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की एमिशन को ही हम बोलते होते हैं बीटा एमिशन। और उसके अलावा एंटी न्यूट्रॉनों की एमिशन हुई है, ठीक है जी। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे देखते हैं गैमा एमिशन। अब जो गैमा पार्टिकल्स होते हैं दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ठीक है, इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है और आयनाइजिंग पावर सबसे कम होती है। गैमा जोन से पार्टिकल्स होते हैं ये मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं। मैसलेस पार्टिकल्स मींस के गैमा पार्टिकल जोन होता है ये नॉन मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, इनका कुछ भी मैस नहीं होता, इनका एटॉमिक नंबर भी जीरो होता है और मैस नंबर भी जीरो होता है। इस वजह से जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर गैमा की एमिशन होती है, गैमा रेज की एमिशन होती है, तो उसके ना तो कोई एटॉमिक नंबर में चेंज आता है ना ही उसके मैस नंबर में कुछ चेंज आता है। नीचे अगर हम देखें तो टेक्नीशियम है, तो आगे ये टेक्नीशियम में कन्वर्ट हो गया है और साथ उसमें गैमा रेज की एमिशन हुई है, तो ना तो अगर हम देख सकते हैं कि ना ही इसके एटॉमिक नंबर में कुछ चेंज आया ना ही इसके मैस नंबर में कुछ चेंज आया, ठीक है। अच्छा जो उसके बाद फोर्थ नंबर पे जोन सा है वो है पॉजिट्रॉन एमिशन। पोस्ट्रॉन एमिशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट्रॉन जोन से होते हैं, इनका जो मैस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। फर्क कहाँ पे होता है, फर्क सिर्फ होता है चार्ज के अंदर, ठीक है। अच्छा ये इसकी सिंबल है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं पॉजिट्रॉन को। उसके अलावा मैं बात कर रहा था कि जो पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इनका मैस इक्वल होता है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो पॉजिट्रॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी जो न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, जब उसके अंदर पॉजिट्रॉन की एमिशन होती है तो उसके मैस नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर के अंदर चेंज आता है। और एटॉमिक नंबर के अंदर जो चेंज है वो ये होता है कि जो एक का डिफरेंस आता है एटॉमिक नंबर के अंदर, ठीक है। नीचे अगर हम एग्जांपल में देखें तो नीचे सोडियम है, सोडियम का मैस नंबर 22 है जबकि इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। और आगे ये नियोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और नियोन में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो एटॉमिक नंबर वो एक कम हो गया, और साथ उसके अलावा ये पोस्ट्रॉन की एमिशन हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये पोस्ट्रॉन की एमिशन हुई है, साथ एंटी न्यूट्रिनो की एमिशन हुई है। अच्छा जी उसके बाद अगर हम लास्ट पे बात करें इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, जो फिफ्थ टाइप है रेडियो एक्टिव डिके की, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो ये इसकी सिंबल है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है। पहले बात करें कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हम कहते किसे हैं, कि जब भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो किसी भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जो एटम का इनर शेल्स होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कैप्चर करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको कैप्चर करेगा। तो इस तरह की जो एमिशन होती है उस एमिशन को हम नाम देते होते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर का। तो लिखा हुआ है जी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन रैपिडली, या तो वो के शेल से, या के हमारा हमें पता है कि पहला शेल होता है दूसरा शेल होता है, तो उससे जोन सा होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, न्यूक्लियस जोन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो और इस तरह की ऑब्जर्व कर लेते हैं या कैप्चर कर लेते हैं, और इस तरह के एमिशन को हम जोन सा वो बोलते होते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इसके अंदर चेंज क्या आता होता है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर के अंदर अगेन कुछ भी, सॉरी मैस नंबर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता होता, ठीक है। अगर हम देखें रुबिडियम और क्रिप्टॉन दोनों का जोन सा मैस नंबर है वो सेम 81 है, लेकिन जोन सा है वो एटॉमिक नंबर के अंदर चेंज आता है, एटॉमिक नंबर के अंदर एक का डिफरेंस आता है। रुबिडियम की बात करें तो रुबिडियम का जोन सा एटॉमिक नंबर है वो 37 है, लेकिन जोन सा क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर वो 36 है। तो एटॉमिक नंबर के अंदर एक का डिफरेंस आएगा, जबकि जो मैस नंबर है इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अच्छा जी अब ये जनरली एक टेबल अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर वही बताया हुआ है कि जब अल्फा डिके होता है, ठीक है, जब अल्फा डिके होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, तो फ़र्क कहाँ पे आता है, मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर के अंदर 2 का डिफरेंस आता है, ठीक है।
और जो मास नंबर एटॉमिक मास है उसके अंदर 4 यूनिट डिक्रीज होता है। बीटा एमिशन की बात करें तो इसमें हमें पता है कि मास नंबर तो बिल्कुल अनचेंज रहता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 का इंक्रीज होता है। गैमा में हमें पता है किसी में भी कोई चेंज नहीं आता, ना तो मास नंबर में ना ही एटॉमिक नंबर में। पोस्ट्रॉन में भी मैंने बताया था कि इसके अंदर जो सा मास नंबर है वो तो अनचेंज रहता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज होता जाता है बाय 1 यूनिट। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि एटॉमिक मास तो अनचेंज रहता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 1 का डिक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की टाइप्स। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना जो होता है वो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल। इसी बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के अंदर। तो पहले हम देखते हैं जी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हम किसे कहते हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर स्पॉन्टेनियस चेंज आएगा। स्पॉन्टेनियस चेंज हम किसे बोलते हैं, जो खुद ब खुद आए, नेचुरली आए। ठीक है। उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल जो सा मेथड है वो इन्वॉल्वमेंट उसकी ना हो। तो इस तरह की जब मिशन होगी अल्फा बीटा या गामा रेज की, तो इस तरह की जो चेंज आएगा न्यूक्लियस के अंदर उसको हम बोलते होते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अगेन आई विल रिपीट कि जब एटम के न्यूक्लियस के अंदर स्पॉन्टेनियसली उसके अंदर रेडिएशन एमिशन हो विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी आर्टिफिशियल मेथड, तो जब स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद चेंज आएगा, रेडिएशंस की एमिशन होगी, नेचुरली अल्फा बीटा या गामा रेज की एमिशन होगी, तो उस जो जो रेडियो एक्टिविटी होगी उस रेडियो एक्टिविटी को हम नाम देंगे, उस रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को हम नाम देंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। अच्छा जी, उसके बाद है एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है। सॉरी, ये एटम का ये न्यूक्लियस है। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो बिल्कुल ही जौन सा है वो नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली चेंज आ रहा है। इसमें रेडिएशंस की भी एमिशन हो रही है। ठीक है। उसके अलावा प्रोटॉन, और ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जौन से पिंक वाले हैं एक्चुअली दीज आर प्रोटॉन्स। ठीक है। पिंक वाले जौन सा ये प्रोटॉन्स, और ये ब्लू वाले हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियसली चेंज आ रहा है और ये कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें एमिशन हो रही है किसी भी पार्टिकल की। आप पार्टिकल देखें कोई भी हो सकता है, रेडिएशंस की यानी कि एमिशन कुछ भी हो सकती है। अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, या पोस्ट्रॉन भी हो सकता है। और उसके अलावा जब भी इस तरह की एमिशन होती है तो उसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जो सी है वो रिलीज होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है जी जो सेकंड टाइप है रेडियो एक्टिविटी की, डेट इज द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है इसके अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर चेंज आता है। ठीक है। यानी कि एटॉमिक नंबर या मास नंबर के अंदर चेंज आएगा, लेकिन इसमें जो चेंज आएगा वो आर्टिफिशियली मीन से आएगा। ठीक है। नेचुरली नहीं होगा, स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। इसके अंदर जो सा रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस बाय विच एलिमेंट कन्वर्टेड इनटू रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यानी कि वो दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट होगा एलिमेंट के, और बाय आर्टिफिशियल मीन, इसमें नेचुरली नहीं होगा। ठीक है। तो जो फर्स्ट जॉन से इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन है जो परफॉर्म किया था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1919 के अंदर। तो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल जौन सा रिएक्शन था वो कौन सा था उसको हम देखते हैं जी। नाइट्रोजन 14 है जी। इसके अंदर जब अल्फा का जब इसके ऊपर अल्फा मिशन की अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन 17 के अंदर की जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होता है बाय आर्टिफिशियली मीन्स उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अगर हम इसके अंदर देखें तो हम खुद स्ट्राइक करवा रहे हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है। नेचुरली के अंदर क्या होता था कि अल्फा पार्टिकल की एमिशन होती थी। ठीक है। नेचुरल जो सा रेडियो एक्टिविटी था उसके अंदर अल्फा पार्टिकल की एमिशन होती थी, लेकिन जो आर्टिफिशियल है इसके अंदर हम खुद उसके ऊपर स्ट्राइक या बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह का जो मेथड होता है या इस तरह की जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना या न्यूक्लियर चेंज होती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा जी, उसके बाद आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के अंदर फर्दर हम डिस्कस करते हैं 1934 के अंदर इरेन जैलियट क्यूरी, एक्चुअली शी इज द डॉटर ऑफ द मैरी क्यूरी। तो ये ट्रीट कर रही थी लाइटर एलिमेंट्स जो से होते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम वगैरह हो गए। ठीक है। तो वो इनको ट्रीट कर रही थी अल्फा पार्टिकल्स के साथ, यानी कि इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा रही थी। तो उसने डिटेक्ट किया था एमिशन ऑफ पोस्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसने ऑब्जर्व किया कि जब एमिशन जो सी होती है पोस्ट्रॉन की वो स्टॉप नहीं होती जब हम अल्फा
पार्टिकल जौन सा का सोर्स है उसको रिमूव करवा देते हैं। एक्चुअली वो कहना कि चलिए नीचे हम रिएक्शन में देखते हैं। तो पहले अगर हम रिएक्शन देखें जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट जो देखें तो उसमें बोरोन है। बोरोन का जौन सा एटॉमिक नंबर है वो 5 है और जो मास नंबर है वो 10 है। तो इसके ऊपर जब हीलियम जौन सा निकली आई है इसके ऊपर बम्बार्डमेंट होगी बोरोन के ऊपर, तो नाइट्रोजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन 13 7 के अंदर। अब ये जौन सा नाइट्रोजन 13 7 की अगर हम नीचे देखें, अब ये नाइट्रोजन 13 7 की फॉर्मेशन हो गई है। ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा रहे थे, अब नीचे हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट नहीं करवा रहे और नीचे जौन सा वो स्पॉन्टेनियसली चेंज आ गया। तो जो जेलियट क्यूरी थी उसने यही चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जब एक दफ़ा हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद अगर हम अल्फा पार्टिकल के सोर्स को रिमूव भी कर देंगे तो ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिट्रॉन की एमिशन के अंदर, ठीक है। ये देखें अगर हम सेकंड स्टेप में देखें तो ये पॉजिट्रॉन की एमिशन हो रही है। तो अब ये जो सा नाइट्रोजन 13 है तो ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन 13 के अंदर, लेकिन देख रहे हैं मैथ नंबर के अंदर चेंज आ रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है पॉजिट्रॉन एमिशन के अंदर। तो ये ऑब्जर्व किया था इरेन जेलियट क्यूरी ने, ठीक है। उसके बाद जो सा लास्ट पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, सॉरी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। पहले एडवांटेजेस की बात करें तो गामा रेस जोन्स होते हैं कैंसर सेल्स को भी किल करते होते हैं। उसके अलावा कोबाल्ट 60 जैसे इसको हम यूज़ करते होते हैं, इसको हम यूज़ करते होते हैं कार्सिनोजेनिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गामा सेल्स आर यूज, इसको हम स्कैनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होता है जिस तरह एक्सरे वगैरह होता है। उसके अलावा गामा रेस जोन से है वो फूड के अंदर जो माइक्रोब्स होता है उसको किल करने के लिए काम आता है। उसके अलावा जो रॉक्स की एज को स्टडी किया जाता है वो भी रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना के थ्रू किया जाता है बाय मेजरिंग द आर्गॉन कंटेंट प्रेजेंट इन द रॉक। यानी कि रॉक के अंदर जो आर्गॉन का कंटेंट होगा उसको मेजर करके रेडियो एक्टिविटी के थ्रू उसको हम जो रॉक्स की एज होती है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी अगर हम इसकी हाई डोजेज की बात करें तो बॉडी के अंदर ये जोन से इन्फेक्शन काज करता है और डेथ भी काज कर सकता है। उसके अलावा जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।